नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो विद्यापति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी जानकारी होगी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए इनके जन्म के बारे में जानकारी जो है मिलती है उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए साथियों पढ़ते हैं इनके बारे में। तो जन्म के संबंध में बिहार के दरभंगा जिले के जरैल परगाना के बिपसी गांव में प्रख्यात पंडित गणपति ठाकुर के पुत्र के रूप में विद्यापति का जन्म 1369 ईस्वी में हुआ। अभी कहीं कहीं 1360 भी लिखा है, कहीं कहीं 1350 भी लिखा है, तो माने कौन सा। तो इसमें साथियों समय के बारे में बता देते हैं। जो 1360 है, ठीक है, वो आपने याद रखना है, 1360 ईस्वी। ओके जी। ये किसने बताया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और साथ में डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं जी बता रहे हैं। ये अवश्य याद रखें, बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने स्वीकार है 1360। लेकिन सर्वमान्य जो है वो भाई सर्वमान्य जो सर्वमान्य रहेगा वो 1350, ठीक है। ओके, 1369 जहाँ पे लिख दिया है ये गलत रहेगा साथियों। ओके, याद रखें 1360 जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और साथ में अपने बच्चन सिंह ने दिया है। 1350 सर्वमान्य है, ये मत करिए। ओके, अच्छा, ये वाली जो जानकारी दे रहा हूँ बाकी की, इनका जन्म बिफरसी में हुआ था। कहीं कहीं बिफरसी लिखा है, जहाँ पर बिपसी लिखा है, ठीक है, बिफरसी। ओके, ऐसे भी लिखा हुआ है कई जगह। ओके, तो विपरसी जहाँ बिपसी जब बिफरसी, दोनों ही याद रखें। गणपति ठाकुर इनके पिताजी का नाम। ओके, इनके पिता जयदत्त संत थे और जगेश्वर के नाम से विख्यात थे। ये तो नहीं पूछा जाएगा कभी भी। उनके पिता वहाँ मैथिल ब्राह्मणों के उपदेष्टा थे, यानी मैथिल ब्राह्मणों के उपदेष्टा, उनको उपदेश देने वाले। अत्यव अतएव अतएव विद्यापति को कवि काव्य प्रतिभा पांडित्य आदि वंश परंपरा से प्राप्त हुई, यानी उनके पिताजी भी काफ़ी पढ़े लिखे, तो वही जे उन्हीं से ही नॉलेज प्राप्त की। विद्यापति के कुछ सहपाठी भी बड़े विद्वान थे। उनकी संतान विद्यानुरागी थी, कवि थे, और यानी विद्यापति की संतान भी विद्यानुरागी, यानी विद्या को प्राप्त प्यार करने वाली। विद्यापति की पत्नी चंदा देवी, जिनको चंपती देवी के नाम से जाना जाता है, और वह रूपवती थी, गुणवती थी। इस अनुकूल परिवेश का लाभ पर विद्यापति को मिला। उन्होंने अनेक रचनाएं की। लगभग 85 वर्ष की आयु में उनका जो है देहांत माना जाता है 1448, लेकिन 1450 में उनका देहांत सर्वमान्य के रूप से माना जाता है, ठीक है। अभी हमने पिताजी का नाम तो बता दिया गणपति ठाकुर, तो माता जी का नाम लिख लीजिए भाई, जहाँ तो नहीं लिखा है जो पीडीएफ में। हंसनी देवी, क्या है? हंसनी देवी इनकी माता जी का नाम। अच्छा, राज्य आश्रय जो है इनका कहाँ कहाँ यानी इन्होंने काम किया, कौन कौन से राजाओं के अधीन। तो विद्यापति के पूर्वजों का मिथिला के राजाओं से अच्छा संबंध रहा है, यानी कि इनके जो बुजुर्ग रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उनका विद्यापति का अधिकांश जीवन मिथिला यानी मैथिली का जो क्षेत्र है, पूर्वी बिहार, तो वहाँ के राजाओं के आश्रय में बीता। सभी राजाओं और रानियों ने विद्यापति का खूब आदर सम्मान किया, परंतु राजा शिव सिंह से विद्यापति का घनिष्ठ संबंध रहा है। राजा शिव सिंह, ठीक है, तो याद रखना है विद्यापति शिव सिंह को साक्षात नारायण और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को, ठीक है, माफ़ करिए, उनकी पत्नी जो है लखीमा देवी, तो उनको लक्ष्मी देवी मानते थे। नारायण विष्णु को कहा जाता है, तो देख लीजिए कि ये जोड़ी मानते हैं, शिव सिंह को नारायण और उनकी पत्नी को लक्ष्मी। शिव सिंह ने विद्यापति को बिपसी ग्राम दिया था और उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित भी किया था, याद रख। इसके अलावा साथियों आपको बता देते हैं तिरहुत, जो कि मैथिला का ही एक प्रदेश नहीं कह सकते, मैथिला की ही जगह है तिरहुत। तिरहुत जो है वहाँ का एक राजा है कीर्ति सिंह, ठीक है। कीर्ति सिंह के आश्रयदाता भी रहे हैं जी, याद रखना है कीर्ति सिंह। और जो कीर्ति सिंह के परिप्रेक्ष्य में जिन्होंने रचना लिखी है उसका नाम है कीर्ति लता। क्या है? कीर्ति लता। ओके, जिसका संबंध कीर्ति सिंह से है, विद्यापति की रचना है। और वही यदि हम कीर्ति पताका की बात करें तो इसमें तिरहुत यानी मैथिली, तिरहुत जो है मैथिला के क्षेत्र को बोला जाता है, पूर्वी बिहार को, जहाँ मैथिली बोली जाती है। तो वहाँ के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति का गान, उनकी वीरता का गान जो है आपको मिल जाएगा कीर्ति पताका में। आगे चलते साथियों, ये जानकारी आवश्यक थी, आपने ये देख लेनी। उनकी रचनाएं संस्कृत में हैं, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबोली, बांग्ला,
और हिंदी के ये सुपंडित रहे हैं, लेकिन इनकी जो पूर्ण रूप से रचनाएं मिलती हैं वो अपभ्रंश अभट्ट में मिलती हैं और संस्कृत में मिलती हैं, ठीक है, और मैथिली में, याद रखना है। लेकिन ये देख लीजिए कि इतनी सारी भाषाओं के जो धनी थे ये आपने याद रखना है। ओके, मुख्य बातें ही हम आपको करवाएंगे साथियों इस वीडियो में। उनकी तो साथियों पढ़ेंगे उतना है जितना इम्पोर्टेंट है। तो इनकी 14 रचनाएं मिलती हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये तो आपने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा ही होगा, जो कि पूर्वी अपभ्रंश में कीर्ति लता हमें देखने को मिलती है। माना जाता अभट्ट में लिखी गई है कीर्ति पताका, ये अपभ्रंश में। और वहीं बात करें गया पतलक, ये इनकी रचना संस्कृत में है। गंगा वाक्यावली याद रखें, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, प्रमाण, भूप पुराण संग्रह, पदावली, भू परिक्रमा, लिखनावली, विभव सागर, वर्षकृत्य, शैव सर्वसाग, ठीक है, शैव सर्वस्व सार। तो ये इनकी कुछ रचनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करना है साथियों, इनको बार बार पढ़ें। ओके साथियों, तो यदि हम देखें इनमें यानी जो रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो आपने सभी याद करनी, सभी इम्पोर्टेंट है, संस्कृत की सभी रचनाओं का नाम याद रखें। लेकिन कीर्ति लता जो अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की प्रशस्ति में लिखा गया, कीर्ति पताका जो इनके आश्रयदाता शिव सिंह की प्रशस्ति में लिखा गया, अपभ्रंश में है, लेकिन कीर्ति का लता जो है खास तौर पर अपहट में मानी जाती है। पदावली जो है ये मैथिली में लिखी गई एक काव्य कृति है, ठीक है। और ब्रजबुली का जो पुट जो है इसमें देखने को मिलता है। ब्रजबुली क्या होता है, जब मैथिली और बांग्ला से मिलकर बनी एक भाषा है, लेकिन मैथिली मूल रूप से ये मानी जाएगी कि भाई पदावली की भाषा है। शेष इनके सभी ग्रंथ जो है संस्कृत में हैं, उनमें कवि का पांडित्य प्रदर्शित है, बहुज्ञता का परिचय मिलता है, यानी बहुत नॉलेज है इनको, ऐसा हमें पता चलता है कि बहुत कुछ जानते हैं, चाहे वो प्रशस्ति गान हो, चाहे वीरता का गान जैसे, या फिर कोई भक्ति काव्य या श्रृंगारिक काव्य के बारे में। इनकी अनेक भाषाओं में अगाध ज्ञान होते हुए भी कवि की पसंद देसी भाषा है, याद रखना है। और निवन छंद में उनकी मान्यता स्पष्ट है, यानी कि भाषाओं का ज्ञान तो इनको बहुत सारा है, पीछे प्रकृत अपभ्रंश सभी भाषाओं का इनको ज्ञान है। लेकिन अगर देखें सक अबाणी बहु अभावी, पाओ रस को मम न पावई, देसिल बैणा सब जन मिठा, ते तस जप हूँ अब हटा। कहने का तात्पर्य है कि भाई ये जो पंक्ति है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कीर्ति लता जो पुस्तक है अभट्ट में है, उसमें लिखी है कि भाई जो सकह बाणी बहु न भा, इसका अर्थ बताया जा रहा है। सकह बाणी का मतलब होता है संस्कृत भाषा बहुतों को नहीं भाती है, यानी रुचिकर नहीं लगती है, ठीक है। प्रकृत का मर्म लोग जान नहीं पाओ का मतलब होता है प्रकृत, ठीक है। क्या होता है प्रकृत का मर्म जो है लोग जान नहीं पाए हैं, ओके। और फिर वहीं आगे देसिल वर्णा सब जन मिठा, यानी कि देसी भाषा सबको यानी सब जन को मीठी लगती है। अतएव तैं क्या कहता अतएव, और आखिरकार मैं उसी में यानी अभट्ट जो देसी है उसी में रचना करूंगा। तो ये पंक्ति आपने याद रखनी है। सक अबाणी का मतलब हुआ संस्कृत भाषा, पौ और रस यानी कि प्रकृति का मर्म यानी रस किसी ने पाया नहीं, देसिल वाणी जो देसी वाणी जो सबको मीठा लगती है, सबको मीठी लगती है। और अतएव देसी वाणी में ही यानी देसिल वर्ण, ये आगे लिखा है ते तैसन जप हूँ अभट्टा, इसलिए कहता हूँ मैं अभट्ट को जपता हूँ। तो अभट्ट में रचना है कीर्तिलता, याद रखना है, और ये पंक्ति का अनुवाद भी। तो कीर्तिलता पुस्तक जो है इसमें बड़ी जो चर्चा है वो अपने शासक के बारे में करते हैं, जो कि शासक इनका है कीर्ति सिंह। उनकी प्रशस्ति का गान है। रचना काल 1402 ईस्वी माना जाता है। विद्यापति की सुप्रसिद्ध रचना है, एक ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। और इसमें क्या है, कीर्ति सिंह के राज्याभिषेक, युद्धाभियान और में उनकी वीरता, दानशीलता, शासन क्षमता, कुशलता आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये पुस्तक प्राप्य है, यानी मिली है। यानी कीर्ति पताका की यदि बात करें तो वो पुस्तक पूर्ण रूप से नहीं मिली है साथी, वो अप्राप्य है, ठीक है। कीर्ति पताका की बात कर रहा हूँ। आगे क्या लिखा जा रहा है कि जब तत्कालीन भारत की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। तथ्य और घटनाओं का सही वर्णन से कीर्ति सिंह की प्रशस्ति सत्य प्रमाणित होती है। युद्ध चारित्रिक विशेषताओं के अंकन में तो कवि की निपुणता देखते ही बनती है। जौनपुर साम्राज्य अब्राहम शाह शर्की के अधीन था और राजधानी जौनपुर का और तुर्की चरित्र का विशुद्ध और सुंदर चित्रण जो है कीर्ति लता पुस्तक में मिलता है। विद्यापति की रसिकता का परिचय उनके श्रृंगारिक प्रसंगों में मिलता है, यानी श्रृंगारिक प्रसंग इसमें भी हैं। प्रेम का जिक्र उनके राजा का रानी से, अच्छा
आगे साथियों, काव्य का जो कथानक है वो वृंग वृंगी यानी भ्रमरा भ्रमरी के द्वारा शुरू होकर प्रश्नोत्तर पद्धति से सरसता प्राप्त करता है। ठीक है जी। तो वृंग वृंग वृंगी, ठीक है, भ्रमरा भ्रमरी से संवाद शुरू होता है और प्रश्नोत्तर पद्धति से सरसता प्राप्त करता है, यानी आसान लगता है उसको पढ़ना। अतिरंजित वर्णन है, यानी बहुत मन को मोह जाने वाला। आगे लिखा है, ऐतिहासिक घटनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया संवारा गया है, इसलिए ऐतिहासिक चरित्र काव्य में कीर्तिलता के विशिष्ट स्थान है। अच्छा, काव्य का कथानक वृंग वृंग के संवाद द्वारा किया गया है। तो ये आपने याद रखना है, ये किसका कथन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है जी। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, याद रखें, भूलना नहीं है। ओके, आगे कुछ और जानकारी, जैसे कि इसकी भाषा उत्तरकालीन अपभ्रंश है। उत्तरकालीन अपभ्रंश यानी कि अपभ्रंश तो है लेकिन उत्तरकालीन है, यानी अपभ्रंश का समय आपको पता है 1000 ईस्वी तक माना गया है। उसके बाद की भाषा को अगर देखें 1400 ईस्वी तक की भाषा को जो है हम अभट्ट मानते हैं, तो अभट्ट उत्तरकालीन अपभ्रंश में आती है। आगे साथियों देखिए, तो इसमें कवि ने स्वयं, यानी इसे कवि ने देसिल वर्ण, ठीक है, इस रचना को, यानी जो उत्तरकालीन अपभ्रंश है, अभट्ट को देसिल वर्ण कहा है, अभट्ट के नाम से पुकारा है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह एक बहुत अच्छे मार्क्सवादी आलोचक हैं। ये कहते हैं कि गीत गायक विद्यापति की यह रचना वास्तवता के धरातल पर उतना आश्चर्यजनक है। यह प्रबंध यानी इसकी वास्तविकता के धरातल पर उतरना, ओके, कि ये बिल्कुल वास्तविक है और इसकी सच्चाई पर विश्वास कर लेना बिल्कुल आश्चर्यजनक लगता है। यह प्रबंधात्मक रचना भी भावावेग के क्षण, कल्पना की ऊंचाई, जीवन की निकटता, कटु तिक्त मधुर अनुभव अर्थात जीवन, इस काव्य में भरपूर रूप से हमें देखने को मिलता है। बाकी एक कथन है कीर्तिलता के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्या कहा जा रहा है? कवि की लेखनी चित्रकार की उस तुलिका के समान नहीं है जो छाया और आलोक के सामंजस्य से चित्रों को ग्रहण करने योग्य बनाता है, बल्कि उस शिल्पी की टांकी के समान है जो मूर्तियों को भित्ति मात्र से उभार देता है। हम उत्कीर्ण मूर्ति की ऊंचाई निचाई का पूरा पूरा अनुभव करते हैं और इसमें अलंकार और छंद जोड़ना अनुभव है। तो ये कीर्तिलता के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक उक्ति। आगे जाती है जो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है कीर्ति बताका। इसमें क्या है? इस कृति में, इस कीर्ति बताका रचना में राजा शिव सिंह की कीर्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। आरंभ में चंद्रचूड़ अर्धनारीश्वर की रूप अर्चना तथा चंद्रचूड़ यानी चंद्रमा और अर्धनारीश्वर की रूप अर्चना। अर्धनारीश्वर यानी कि आपको पता होगा अर्धनारीश्वर किसको माना जाता है, तो गणेश वंदना भी है और साथ में प्रेम और अर्धनारीश्वर यानी शिव, प्रेम और शिव सिंह के आचरण का आकर्षक है। और पहले ही बता चुका हूँ कि शिव सिंह को इसमें नारायण माना गया है, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसमें कई भाषाओं का प्रयोग है। मध्य में संस्कृत बहुल पदों का समावेश है, मैथिली का प्रयोग है और अनेक छंदों व तद्भव शब्दों से ये सुंदर पदावली है। यह भी एक प्रकार से, तो इसकी एक प्रति राज पुस्तकालय नेपाल में सुरक्षित है, ये माना जाता है। ओके, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो इसकी भाषा अपभ्रंश मानी जाती है। आगे साथियों पदावली के बारे में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। विद्यापति की पुस्तक जो पदावली बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति की प्रसिद्धि जो है वो पदावली नामक रचना से ही मानी जाती है, जब विभिन्न समय में लिखे गए मुक्तक पदों का एक संकलन है जो लोक भाषा मैथिली में लिखी जाती रही है। कुछ लोग इसे ब्रजबोली भी कहते हैं। इस भाषा को, यानी इसकी भाषा को ब्रजबोली कहते हैं। ब्रजबोली यानी कि जो ब्रज, मैथिली और बांग्ला से मिलकर बनती है भाषा। लगता है विद्यापति ने जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर मधुर और कोमल कांत पदावली में विभिन्न रागों में गाने के लिए इसे लिखा था और इस कृति के मधुर और गीता के कारण विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा गया है। इस पदावली को हिंदी गीत परंपरा में विशेष स्थान मिलता है और इसकी हस्तलिखित प्रतियां नेपाल दरबार के पुस्तकालय में संरक्षित आज भी रखी गई हैं। इसके कई संस्करण निकल चुके हैं। पदों की जो संख्या सब में जो है समान नहीं मिलती है, जितनी भी रचनाएं मिलती हैं पदावली के संबंध में। सर्वाधिक संख्या जो है नगेंद्र नाथ गुप्त के संकलन में 245 है, ये सर्वाधिक संख्या पदावली की। ओके, जो वर्ण विषय क्या है इसका, जो क्या है इसमें, तो इसमें भक्ति, श्रृंगारिक और विविध जो है छंद मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो श्रृंगारिक छंद मिलते हैं। अगर देखा जाए तो माना जाता है कि इसमें 80% जो है वो श्रृंगारिक पद हैं, बाकी विविध आ जाता है। विविध और भक्ति को बाकी में रखते हैं 20% में। इसमें भक्ति संबंधी शिव, गौरी, दुर्गा, गंगा जी की स्तुति पर रचनाएं हैं और इसके अतिरिक्त बहुत सारे पदों के विशेष श्रृंगार इसमें किए गए हैं
और जब विद्यापति की सर्वोत्कृष्ट यानी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। शेष पदों में युद्ध वर्णन, पांडित्य प्रदर्शन और कूट पद भी इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी आपको बता तो दिया जी वाले टॉपिक इसके वर्ण विषय, लेकिन साथ ही याद रखना है जो जहाँ पर राधा कृष्ण का जो श्रृंगारिक वर्णन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, श्रृंगारिक चित्रण जो है इसमें देखने को मिलता है। श्रृंगारिक याद रखें, भूलना नहीं है। ठीक है, राधा कृष्ण। तो साथियों कुछ जो जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं एक वीडियो के संदर्भ में, एक लाइव क्लास के दौरान पीडीएफ बनाया था। तो इसमें क्या कहा गया, कुछ कथन आपको बताता हूँ विद्यापति के संबंध में कि शिव सिंह जो कि विद्यापति के आदर्श बात यानी आश्रयदाता रहे हैं कहूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, विद्यापति के आश्रयदाता रहे हैं शिव सिंह, और उन्होंने इन्हें उपाधि दी है। ठीक है, कौन सी उपाधि दी है आपको पता होगा। अभिनव जयदेव की जो उपाधि है वो इन्होंने दी है। ठीक है, मैथिल कोकिल तो उनको पदावली के नाम से जाना जाता है। पदावली की वजह से मैथिल कोकिल कहा जाता है, लेकिन हाँ अभिनव जयदेव की उपाधि इन्होंने दी है। तो शिव सिंह ने यह प्रश्न बनाया था हमने। अच्छा, ये साथियों एक और चीज़ आपने जो याद रखनी है कि इनकी पुस्तक पदावली के कारण ये उपाधि इनको दी गई थी, और शिव सिंह ने दी है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले हिंदी साहित्य में, तो वो कौन थे भाई, आपके विद्यापति थे। ठीक है, याद रखना है। आगे साथियों कुछ और प्रश्न, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि विद्यापति की नहीं है। विद्यापति को कालिदास के नाम से नहीं जाना जाता है। अगर हम बात करें कविशेखर, पंचानन और पंचदेवोपासक, तो ये इनकी उपाधियां हैं। इसके अतिरिक्त और भी इनकी उपाधियां कुछ मिल जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको पंचानन कहा है, हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक कहा है जो पीछे बताया, और सुकवि कंठहार के नाम से भी इनको जाना जाता है, कवि रंजन के नाम से भी, और दशावधान के नाम से भी जाना जाता है। ओके साथियों, हमारे पास अभी मैथिली, ठीक है, मैथिली की जो रचनाएं हैं वो पदावली है, लेकिन गोरक्ष विजय भी रचना मैथिली की मानी जाती है, जो कि नाटक है इनका, पूछा गया काफ़ी बार परीक्षाओं में। गोरक्ष विजय के बारे में ज़्यादा जाता है कि ये गद्य भाग इसका संस्कृत में है और पद्य भाग इसका मैथिली में है। और विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्तिपरक रचना है और श्रृंगार परक भी। इसे लेकर विद्वान वर्गों में यानी विभाजन हो चुका है। कोई कहता है कि इसको श्रृंगारिक में ही रखना चाहिए, तो कोई कहता है इसको भक्ति में रखना चाहिए। एक तीसरा धड़ा भी है जिसको रहस्यवादी रखना चाहता है। ठीक है, तो पदावली में है क्या क्या, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए। प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत हैं, और बहुत से विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि भी कहा है विद्यापति को। मैथिली यानी मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं। मिथिला क्षेत्र जो कि पूर्वी बिहार। अच्छा, ये वाला कथन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक नायिका यानी नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं, और विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ही समझना चाहिए। अच्छा, एक और कथन इनका बहुत ज़्यादा फेमस रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो ऐसे था कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं ना, वो वाला पंक्ति जो इन्होंने लिखी थी, जिसमें ये कहते हैं कि हम ऐसे ही किसी को नहीं रख सकते हैं, अध्यात्म यानी भक्ति काल में नहीं रख सकते हैं, तो फेवर में ही नहीं थे विद्यापति के संबंध में ये। वो पंक्ति तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो कुछ इस तरह से थी कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो कहने का तात्पर्य है कि वो फेवर में ही नहीं थे कि भाई विद्यापति को एक भक्त कवि के रूप में माना जाए। तो ये जो चार्ट है वो दृष्टि की बुक से साथियों ये जरूर याद कर लेना है। जो श्रृंगारिक मानते हैं, जो श्रृंगारी कवि मानते हैं विद्यापति को, उनमें से रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे आगे आता है, हरप्रसाद शास्त्री आगे हैं, सुभद्रा झा का नाम याद रखें, रामचंद्र शुक्ल तो है ही, रामकुमार वर्मा और रामकृष्ण प्रेमपुरी। ठीक है, तो आगे भक्त कवि कौन कौन मानते हैं, तो इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम जरूर याद करें, श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन दास। ठीक है जी, आगे हम ब्रजनंदन साई का नाम जरूर याद रखें साथियों। रहस्यवादी कौन मानता है, जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आपने इम्पोर्टेंट याद कर लेना है। नगेंद्र नाथ गुप्त वही हैं जिन्होंने इनकी विद्यापति पदावली को संपादित किया है। माना जाता है कि इनके द्वारा संपादित रचना जो है पदावली, उसमें सबसे अधिक पद हैं 245, ये पीछे पढ़ा है अभी आपको। ठीक है, तो ये आपने जो अवश्य याद रखना है साथियों। ओके, और
नगेंद्रनाथ गुप्त और जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम और जनार्दन मिश्र का नाम आता है। रहस्यवादी कवियों में नहीं, रहस्यवादी मानने वाले विद्वानों में, कि जो भी मानते हैं विद्वान कि विद्यापति को रहस्यवादी माना जाए। आगे है, विद्यापति मूल रूप से शैव थे और हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक माना है और बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि के नाम से जाना है। और आपको ये भी पता होगा कि बच्चन सिंह ही विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। निराला ने पदावली के पदों को, यानी विद्यापति की पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको श्रृंगार रस के सिद्ध भाग कवि कहते हैं। और बस उपाधियों के बारे में पढ़ लिया, बहुत अच्छी जानकारी दी है भाई। वीडियो पूरा देखना है और इसी से प्रश्न होंगे भाई। धन्यवाद।